हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, वाटर अ प्रीकॉसेस ऑफ रिसोर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। द वाटर इज essentially for the survival of the all living organism, and it is the most important component of all life, from or necessary from a sustaining life. The water also regulate the climate, is generate and electricity, and also useful to agriculture and industries. About 97% of water on the earth is saline in the nature. The found in the sea and the oceans. The remaining 3% is the fresh water, most of which is the stored in the ice caps and glacier. And just about 0.36% is distributed in the lakes, rivers, ponds, etc. as a fresh water. Sea water is a support marine life and contribute to be a production of fish, sea and food and several other commercially product. Iodine, agar, corals, pearls and etc. The fresh water is a need for the human for their is a personally used to drink, cleaning and sewage disposal. It is also used to other animals, is a agriculture in the industries. Fresh water is a renewable resource as it is a continuously began to produce through there is a hydrological cycle, is a evaporation, condensation and precipitation. As of from lesson 24 in the water cycle. Here show the diagram of hydrological cycle there. Water, transpiration, respirations, there absorb the roots and the run of the rivers, evaporation, winds, cloud. There is the most important hydrological cycle here. जो यहाँ पर जो है पानी एक अमूल्य संसाधन है। देखिए, कहते हैं तभी तो मुझे एक नया भाषण देने पे मजबूर होना पड़ता है। कहते हैं किताबों में बहुत अच्छी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि पानी एक जो है मूल्यवान संसाधन है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जल का वर्णन करते हैं। आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि जल सभी जीव जंतु प्राणियों के लिए जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। कहते हैं ये सभी जीव और जैव प्रकारों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। एक तो है जल, एक है वायु। कहते हैं ये नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुमूल्य धरोहर है जो कि इंसानों को जीवन रहने के लिए और जीवित रहने के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पाया जाता है। अगर ये ना रहे तो शायद इंसान के अस्तित्व ही मिट जाएगा। कहते हैं धरती पे जीवन संभव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जल और जो था आपका ऑक्सीजन था। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में भी देखा जाए तो जो है जल कैसे बनता है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलती है, तो इसमें कितना गहरा संबंध है। कहते हैं इससे जलवायु का जो है निर्धारण होता है और जो है विद्युत उत्पादन भी होता है, और ये कृषि व उद्योग के लिए भी काफ़ी मानने में उपयोगी सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है साधारण जल चक्र दिया गया है जिसको हाइड्रोलिक साइकिल भी कहते हैं। इसके विषय में हमने प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था, पूरा इसके बारे में जाना था। फिर भी यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं बातें। आपको पता है कि सबसे पहले पानी जो होता है वर्षा ओजन बनती है, फिर बादल बनती है, और जो क्या होता है फिर जो धरती पर वो वर्षा के फॉर्म में गिर जाती है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन आपको पता है ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ करें तो इसमें जो है बहुत से अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। यानी जितना पोल्यूशन फैलेगा अर्थ पे उतना ही अम्लीय वर्षा होगा। और आप सोचते होंगे कि यह सदैव प्योर वाटर बन के ही धरती पे आएगा, तो ये गलत फहमी में हो, क्योंकि आज के समय में जो है एसिडिक रेन बहुत अधिक मात्रा में होने लग गई है। क्योंकि जो भी हम प्रदूषण फैलाते हैं सारे के सारे जो है वायु के जो है दूषित कर देता है। लेकिन यही जब बरसात रेन होती है तो एसिडिक रेन बन के आप तक ही पहुंचती है। तो कहते हैं ना, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। कहते हैं अगर जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता है। वही सिस्टम यहाँ पर आ गया है कि हम अगर धुआं फैला देते हैं वातावरण में तो वो दोबारा रिटर्न होकर हमारे पास ही आता है, कहीं दूर नहीं जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। देखा जाए तो पृथ्वी पर 97% जो है जल लवण युक्त है। देखिए कितना अधिक भंडार है, 97% है। ठीक है, कहते हैं जो समुद्री और महासागर में पाया जाता है शेष 3% अलवण जल है, और जो अधिकतम हिम क्षेत्रों में ही हिम नदियों में पाया जाता है। और देखिए सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर है कि 0.36% झीलें, नदियाँ और तालाब आदि में वितरित है। और आपको पता होगा, यह जान के हैरानी होगी कि 0.02% वाटर ही है जो पीने योग्य है। अब देखिए 97% वाटर होने के नाते अब पीने के लिए कितना है,
यानी सागर में से अगर देखा जाए तो अगर एक बाल्टी पानी लेते हो तो उसमें से सिर्फ एक बूंद ही आपके लिए पीने योग्य होगा, नहीं तो सारा पानी जो है दूषित होगा। तो ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली सवाल है और परेशान करने वाली बात यहाँ पर आती है, जो आने वाला फ्यूचर में जो हमारे आने वाला पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। टीवी में भी बहुत समय पहले प्रचार आता था कि पहले के समय में जो था कैसे कैसे समय बदलेगा। पहले 20 रुपये का मिलता था पानी की बोतल, फिर मिला 50 रुपये का, और फिर आपका 200 का, और फिर तो आपको पानी को क्या करना पड़ेगा, जो है लॉकर में बंद करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो हो सकता है ऐसा हो भी जाए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पानी के बिना आप रह नहीं सकते जीवित। पानी नहीं तो हम नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पानी को दूषित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लग गए हैं। तो दोस्तों समझना पड़ेगा आपको कि पानी जो है बहुमूल्य वस्तु है। समुद्री जल समुद्री जीवन का आधार है और मत्स्य समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अन्य व्यापारिक उत्पाद जैसे आयोडीन, अगार, ठीक है, मिंगा, मोती आदि के लिए भी उपयोगी है। मानव को पीने और सफाई और जल के बहाव के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो ये कई मानने में इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे सारे दिनचर्या हो पानी से ही शुरू होता है। और इवन आपको पता ही होगा कि इसी में जो है बहुत से जीव जंतु पानी के अंदर रह के ही हमें फूड प्रदान करते हैं, चाहे मछलियाँ हो, चाहे जो भी मर्जी जीव जंतु हो, ठीक है। सारे के सारे जो हमें सी फूड मिलते हैं वो पानी के द्वारा ही और पानी में रहने वाला ही जीव जंतु से प्राप्त होती है। लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होती है कि ये चीज़ें जो होती है आने वाला समय में ख़त्म होती चली जा रही है। तो आप समझ सकते हो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जीव जंतु जो है पानी को दूषित हो जाने की वजह से सारे जितने भी इंडस्ट्री के पानी होते हैं, केमिकल होते हैं, सब सागरों, समुद्रों और नदियों में फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी उसमें जीव जंतु रहते हैं सब के सब आपको मरे हुए नज़र आते हैं। टीवियों में कई बार मैंने न्यूज़ भी देखा है कि इस क्षेत्र में जितनी मछलियाँ थी मर गई। साइंटिस्ट जो है रिसर्च करने पर लगे हुए हैं, साइंटिस्ट बेचारे रिसर्च करने पे ही लगे रहेंगे, लेकिन आम आदमी से भी पूछ लो तो वो क्लियर बता देगा कि यहाँ जो है केमिकल के फैक्ट्री से जो गंदे पानी आ रहे हैं जिसकी वजह से या एसिडिक रेन हुआ है जिसकी वजह से सारे मछलियाँ मर गई है। तो साइंटिस्ट तो सिर्फ करते रहेंगे, सरकार सिर्फ इसका कॉपी बनाती रहेगी, लेकिन वास्तविकता को कभी भी नहीं समझ पाएगी। कहते हैं अगर देखा जाए तो अन्य पशुओं द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही कृषि एवं औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल जो है नवीकरणीय साधन है, क्योंकि यह जल चक्र वाष्पीकरण, संशोधन और अवक्षेपण द्वारा सतत रूप से प्राप्त हो जाती है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आगे का टॉपिक जो है डिग्रेडेशन यानी जल का अवनमन, देखते हैं क्या है। The next topic is degradation of water. The degradation of water is the most important here. With the increasing of population and industrial growth, waters began to degrade day by day. The main reason for the degradation of water are to meet the need of increasing of population and surface water, water from a pond, as a lake, river, etc., and is the ground's water is a overdrive in the depthing of volume of water, and sewage waste water from the domestic and municipal use of makes of fresh water unfit from use for human being and the animals. The wastewater from all industry flow down into the surface water bodies and groundwater bodies as they get polluted. The next is the 4 point here. Agriculture waste containing a manure, fertilizer and pesticides enter the water bodies and degrade to the quantity of water. And the continued degradation of groundwater level along a coastal region, often causing the movement of the saline sea water into fresh water well, thus and polluting their water quality. That is the most important here. The next topic is conservation of water. That is the most important topic here. Conservation and management of water are essentially for the survival of mankind, plant and animals. This can be achieved adopting the following method. The first is growing vegetation in the catchment area, and which will be hold water in a soil and allow it to be percolate into the deeper layers of contribute for formation of groundwater. And the next is a constructing of dams and the reserves to regulate a supply of water to the field as well as to be enable to get generation and hydroelectricity. And the third is a point here, a sewage. Sewage should be a treat and only the clear water should be released into the rivers.
And the next is the industrial waste. There should be a treatment to prevent the chemical and thermal pollution of fresh water. The next is a judicious use of water is our day-to-day life, and the rainwater harvesting should be done by the storing rainwater and recharging groundwater. तो यहाँ पर बताया गया जल का अवनयन। देखिए डिग्रेडेशन होता है, इसका मतलब कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जल की जो गुणवत्ता व मात्रा में हर्ष को जल का जो है अवनयन कहलाता है या डिग्रेडेशन कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि एवं प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप जल की दिन प्रतिदिन अवक्रमण होता जा रहा है, यानी ये दूषित होती चली जा रही है। जल के अवक्रमण के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए द्राव्य जल, तालाब, झील व नदियाँ से प्राप्त जल, भूमिगत जल के जो है अति दोहन, ओवरड्राफ्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं जल मल अर्थात घरेलू और नगर पालिका द्वारा उद्योग प्रयोग के पश्चात बहाया गया गंदा पानी मानव एवं पशुओं द्वारा उपयोग योग्य नहीं रह जाता है। सभी औद्योगिक इकाई में निकास गंदा जल, द्राव्य जल और निकाय भूमिगत जल निकाय को प्रदूषित करता चला जा रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए कृषि अवशिष्ट जिसमें खाद, उर्वरक और कीटनाशक भी सम्मिलित है, जल निकाय में प्रवेश कर जल की गुणवत्ता को ह्रास कर देता है। और समुद्री देखिए यहाँ के समुद्री क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर के लगातार जो है गिरने से स्वच्छ पानी के जो है कुएं में समुद्री पानी की प्रवेश कर जाता है, इससे जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बताई गई है। आपको क्या लगता है कि आपने घर में फ़िल्टर लगवा रखा है, एक्वागार्ड लगवा रखा है और फिल्टर कितने तरह के जो है आपने फ़िल्टरों का इस्तेमाल किया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वो शुद्ध पानी आपको दे रहे हैं? क्या वो प्योर वाटर आपको बना के देते हैं? दोस्तों जब कहते हैं जब इसका आधार ही पानी का गंदा हो चुका है तो आप तक शुद्ध पानी कैसे पहुंचेगा? कितने कीटाणु को आप मारते रहोगे, कितने कुछ को मारते रहोगे? क्या हर समय आपको फ़िल्टर ही यूज़ करते रहोगे? कहते हैं ये तो सिर्फ एक साधन है अपने माइंड को जो है कंफ्यूज करने का कि हम शुद्ध वाटर पी रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल शुद्ध होता है उसकी बात ही कुछ और होता है। कहते हैं आज जो है जितने भी हम खाद, उर्वरक, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं सभी के सभी जो है धरती के अंदर ही यानी ग्राउंड वाटर में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? आपकी ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रही है और आप जितना मर्जी पानी को प्योर करके पी लो वो गंदा ही फॉर्म में रहता है, क्योंकि जो चीज़ गंदा हो चुका होता है उसको क्लीन करना संभव नहीं होता है। अगर इसको शुद्ध करना है तो हमारे जो है दिनचर्या के कार्य को सुधारने की ज़रूरत है। हमें जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री पोल्यूशन है, उसमें कई रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर मैंने बात किया है रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद मुझे भी इस बात की समझ नहीं है कि सरकार ने न जाने कितने प्रकार के रूल रेगुलेशन बना रखी है, लेकिन कहते हैं उस पर अमल होता ही नहीं है। जब सरकार के पास पैसे कम होते हैं तो बड़े इंस्ट्रक्शन के साथ रूल रेगुलेशन लागू कर देते हैं और बड़ी हिदायत देने लग जाते हैं और पैसे जो है कंपनियों से अच्छे से वसूलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनका मकसद कंप्लीट हो जाता है कंपनियां अपने धड़ल्ले से पानी को दूषित कर रही होती है, तरह तरह के केमिकल जो है पानी में बहा रही होती है और सरकार आंख बंद करके चुपचाप देख रही होती है। आपने देखा होगा कई क्षेत्र होंगे जहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई है, कहते हैं वहाँ पर पानी शुद्ध पीने के लिए है नहीं, और कई क्षेत्र में तो पानी की समस्या ही अधिक है। कहते हैं उनके नलों तक भी पानी नहीं पहुंच रही है, जबकि सरकार ये कहती है कि हम घर घर नल पहुंचाएंगे या पानी पहुंचाएंगे। अरे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम पानी को शुद्ध कैसे रखें, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कहते हैं पानी तो व्यक्ति पी ही लेंगे, धरती से निकाल ही लेंगे, लेकिन शुद्ध पानी रहेगा तब ना। आप कितने फ़िल्टर लगवाओगे, कितने आप मशीनों का उपयोग करोगे? क्या मशीन केमिकल यूज़ नहीं करेगा? क्या मशीन चलेगा तो उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलेगा? ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मशीन भी जो है केमिकल और इसी चीज़ों से चलता है। तो ये बहुत गंभीर बात है। कहते हैं आज मशीनों की जगह पर पानी को अगर नेचुरल रूप में शुद्ध करने की विचार किया जाए और इस पर उपाय किया जाए तो शायद कहते हैं जग कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं आज मनुष्य ने क्या किया है, खाद, उर्वरक, कीटनाशक की जो है उपयोग करके सारे पानी को दूषित कर दिया है। अब आप ये सोचिएगा कि जो है आपका कीटनाशक, उर्वरक, खाद पानी को दूषित कैसे करते हैं। दोस्तों ये सिंपल सी बात है, अगर आप खेतों में जो है खादों के रूप में या कीटनाशक के रूप में पौधों पर छिड़कते हो तो पौधा जो है ये सारे जो खा नहीं जाती है या पी नहीं जाती है। ये आपको क्या होता है, अगर रेन हो रहा है, चाहे आपका क्या कहते हैं अगर आप पानी ने आपने दिया है खेतों में, तो ये जो होता है पानियों के साथ खेत में जो अब्जॉर्ब कर लेती है सारी फर्टिलाइजेशन को, और ये कहाँ चला जाता है,
आपका ग्राउंड वाटर। कहते हैं ग्राउंड वाटर इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत था, लेकिन आज हम ग्राउंड वाटर को भी दूषित कर दिए हैं, ये खाद उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करके। तो कई हद तक जनसंख्या भी इसका उत्तरदायी है, लेकिन सबसे बड़ी उत्तरदायी जो होती है ये बड़े बड़े फैक्ट्री सब जो होती है, केमिकल से बन रही होती है। कहते हैं आज उनको भी बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि उनसे न जाने कितने तरह के मेडिसिन, कितने तरह के दवाइयाँ, कितने तरह के हमारे लिए सुख सुविधाएँ बन रही होती हैं, और हम इसको आए दिन धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप उसके बिना भी आप लोगों के जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों कैसा संभव होगा कि हम जो पानी पिए वो दूषित ना हो? शायद संभव ही नहीं है। कहते हैं पानी दूषित के बाद दूर की बात है, आज जो है इंसानों के समक्ष पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी हो गई है। आज जहाँ भी देखोगे बड़े बड़े टैंकर लगे होते हैं और बंदे जो है मारपीट कर रहे होते हैं पानी के लिए। तो समझिए आने वाला समय कितना दुखदायक होगा, जबकि आपको पता है कि 97% हमारे धरती पर वाटर का ही है। अगर ऐसे सिंपली देखा जाए, जैसे 75% वाटर का हमारे बॉडी में होता है, उसी प्रकार 75% जो होता है पृथ्वी में भी वाटर का सोर्स है। लेकिन कहते हैं 0.02% वाटर जो है पीने लायक है, जो कि बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। कहते हैं आने वाला समय में हमारा देश भी विदेशों की तरह ही जो है वाइन्स और जो है सेंसमेंट पे जो है इस पे जो है मादक पदार्थों पे ही जीवित रहना सीख लेगी, जो कि संभव नहीं है। और ना जाने ये दिन आने में कोई दूर की बात नहीं है। कहते हैं अभी हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ये दिन बहुत दूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जिस प्रकार जो है पानियों को दूषित कर रहे हैं, ये जग कल्याण के लिए और इंसानों के जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। अब देखिए यही बात आगे यहाँ पर भी बताने की कोशिश किया कि जल संरक्षण हम करें कैसे, क्या उपाय करें। तो वही बात आएगा घिसा पीटा। जैसे आपको पता ही होगा कि मानव जाति पादप जानवरों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण प्रबंधन आवश्यक है। देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि मानव जाति और पादपों और जानवरों को अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल का जो है संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहते हैं ये हमारी जीवन में तो दिखता ही नहीं है। जल ग्रहण और अपवाद क्षेत्र, यानी इसमें कैचमेंट एरिया में वनस्पति उगाकर, देखिए उन क्षेत्र में जल को मृदा द्वारा आवर्त किया जा सकता है और फिर इसे गहन परतों में रिसने का अब जो है अवसर प्रदान करके भूमिगत जल के निर्माण में सहयोगी बना सकते हैं। बांधों एवं जल इकाइयों का निर्माण करके खेतों में जल आपूर्ति के नियमित किया जा सकता है और जल विद्युत का जो है उत्पादन भी किया जा सकता है, जो कि हो भी रहा है। बहुत से बांध भी बनाए गए हैं और बाद में जो है इसको वाटर का सप्लाई में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और खेतों की सिंचाई में भी किया जा रहा है। फिर भी हमारा जो है जल की संकट बनी ही रहती है। कहते हैं मल जल गंदे पानी को भी जो है अभिक्रिया किए जाने के पश्चात उसे नदियों में छोड़ दिया जाना चाहिए। या देखिए मल और जल गंदे पानी को अभिक्रिया किए जाने के पश्चात ही उसे नदी में छोड़ देना चाहिए। लेकिन कहते हैं उसमें भी दूषित पदार्थों की मात्रा खत्म नहीं होगी। आगे चौथी पॉइंट यही कहा गया है, औद्योगिक वही शत्रुओं की जो है उपचारित यानी ट्रीटमेंट करके स्वच्छ जल को रासायनिक और उसमें प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि औद्योगिक में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उत्पन्न, उनको ट्रीटेड करके जो आपस फेंक देना चाहिए या छोड़ना चाहिए। लेकिन इतना कौन कॉस्टली करेगा? आजकल हर कोई व्यक्ति जो है मुनाफा के पीछे पड़ा हुआ है। उनको पैसे की मुनाफा जो दिखती है तो वो क्या करते हैं, वो क्यों ट्रीटमेंट करेंगे और क्यों गंदे वाटर को अलग करेंगे? ऐसा संभव ही नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्रीज में आप चले जाओ, उसके बाद दैनिक जीवन में जल का विकास जो है विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। अब मैं यही बात फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ कि लोग विवेकपूर्ण कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं विवेकपूर्ण तब इस्तेमाल करते जब पानी का कीमत पता चलता, लेकिन पानी तो आज फ्री में मिल रही है, हर एक राज्य में मिलने लग गई है। तो कहाँ पानी की कीमत कोई समझेगा? विवेकपूर्ण कहाँ इस्तेमाल करेगा? आप अगर आपके समक्ष अगर आप देखोगे कोई चीज़ अधिक मात्रा में घर में ले आओ, मान लो आलू आप बहुत मात्रा में ले आते हो, तो क्या होगा? आधा लोग बनाएंगे, आधा आप फेंकते चले जाएंगे। हल्का भी गंदगी दिखेगा फेंक देंगे उठा के। तो वही पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज लोग विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज पानी की संरक्षण की जगह पर क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। जब पानी किल्लतें होंगी तब शायद उनको एहसास होगा। और मेरा तो विश्वास है कि आने वाला समय में पानी की किल्लतें बनी रहेगी और इंसानों के लिए पानी स्वच्छ जल प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो जो कि आने वाला समय ये दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद वर्षा के पानी का समुचित उपयोग करने के लिए जल का संग्रह एवं भूमिगत जल का पुण्य भरण किया जाना चाहिए।
अब देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन आप उस जल को आप इकट्ठा करोगे जिसमें एसिडिक रेन होगा, तो वो कहाँ तक उपयोगी होगा? या तो पौधे के लिए भी उपयोगी नहीं होगा और ना हमारे लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज बारिश की जितने भी रेन होती है सब में एसिडिक रेन होती है। और एसिडिक रेन का कारण क्या बना हुआ है? हमारे जो है आए दिन गाड़ी पोल्यूशन फैल रही है, जिसकी वजह से एसिडिक रेन पैदा हो रहा है। तो पानी भी आज इकट्ठा करे तो वो भी तो पानी दूषित ही पानी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है इंसानों के लिए।